हेलो गाइस। मैं आज इंडिया इज़राइल का रिलेशन पढ़ा रहा हूँ और नेक्स्ट लेक्चर में मैं करंट अफेयर से इस स्टैटिक पोर्शन को लिंक करूँगा जो मैं भी यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि जो इजराइल की हिस्ट्री कहाँ से स्टार्ट होती है। तो सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि यूरोप में नेशन स्टेट का राइज हो रहे थे, जितने भी नेशन स्टेट है सब राइज हो रहे थे। एक्चुअली प्रोसेस क्या थी उस टाइम, मतलब क्या हो रहा था कि जो ब्रिटिशर्स थे और फ्रेंच थे, जितनी भी यूरोपियन कंट्री थी, उन्हें कॉलोनाइज करके रखा था पूरी वर्ल्ड की कंट्रीज़ को, है ना। तो वहाँ से क्या होता है, जो कंट्री डिकोलोनाइज हो रही थी तो नेशन स्टेट में वो बन रही थी, ठीक ना। तो इससे क्या होता है, जो सबसे पहले जो अपन को समझ में आया कि नेशन स्टेट यूरोप में राइज कर रहा है। इसके ही दो मेन रीजन थे। एक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन रीजन था, इसका, और एक रीजन था इसका नेशनलिज्म। क्योंकि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में स्टीम इंजन से लेके, डीजल इंजन से लेके, टेलीग्राफ से लेके बहुत सारी चीज़ें का इन्वेंशन हुआ था, है ना। और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ही एक मेन कारण था कि लोगों को पता चला कि मैन मेड से, मशीन से भी बहुत सारी चीज़ें बन सकती है ना। जिससे मैन मेड का काम कम हो गया और मशीनों का काम ज़्यादा हो गया, है ना। और दूसरा रीज़न था नेशनलिज्म, जहाँ पे मतलब बहुत सारे लोग अपने कंट्री के प्रति बहुत ज़्यादा पेट्रोटिज्म शो कर रहे थे। तो उनमें से था जियो। तो जियो लोग सबसे ज़्यादा इसी नेशनलिज्म से इंस्पायर हुए थे, और जितने भी यूरोप में थे वो पूरे यूरोप में जियो लोग फैले हुए थे। और सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि जियो लोग थे जो वो इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा पावरफुल थे, और उनके पास आसपास जो लोग रहते थे जियो लोगों के, वो जियो लोग को नफरत करते थे, है ना। तो वो चाहते थे कि जियो लोग वापस चले जाए जहाँ उनके पास ना रहे। और जियो लोग भी चाहते थे कि वो अपने नेशनल होम चले जाए, जिसको जियोन बोलते हैं, हिब्रू बाइबल में इसको जियोन बोलते हैं, जहाँ पे इसराइल और इनके मतलब एक तरीके से ऐसा बोल सकते हैं कि जहाँ पे जियो लोग रहते थे कभी, है ना, उसको जियोन बोलते हैं, है ना। इसमें हिब्रू बाइबल में इसका जिक्र किया गया है, इसलिए लोग वहाँ जाते थे। और ये जो जियोन था ये कहाँ लोकेटेड था, पैलेस्तीन में लोकेटेड था, है ना। पैलेस्तीन में एक टेम्पल माउंट करके उन लोग का एक माउंट टाइप का वहाँ बना हुआ था पैलेस्तीन में, तो वहाँ जब वो जाना चाहते थे। और पैलेस्तीन जो है वो ऑटोमन एम्पायर के कंट्रोल में था, है ना, ऑटोमन एम्पायर के कंट्रोल में था। अब सबसे पहले आपको ऑटोमन एम्पायर के बारे में थोड़ा मैं बता देता हूँ। ऑटोमन एम्पायर जो है आज अपन उसको प्रेजेंट का वेस्ट एशिया बोलते हैं, ठीक ना, या ऐसा मान लो कि मिडिल ईस्ट बोलते हैं, है ना। तो जिसमें बहुत सारी कंट्रीज़ है, जैसे उसमें ऑटोमन एम्पायर अभी कौन कौन सी कंट्री आती है, एक आती है पैलेस्तीन, फिर आती है इराक, फिर आती है सीरिया, फिर आती है लेबनान, जॉर्डन एंड सम पार्ट ऑफ इजिप्ट। इन सारी कंट्री को लेवेंट बोलते हैं, ओके। जियो हमेशा कहते थे कि पैलेस्तीन उनका नेशनल होम है ना, और प्रॉमिस लैंड भी बोलते थे, जो उनसे बहुत ज़्यादा करीब है ना, जिसको ऐसे बोलते कि ये सब बाइबल में लिखा हुआ है, हिब्रू बाइबल में, ठीक ना। तो 1896 की बात है, 1896 की बात है, एक जर्नलिस्ट था वहाँ का, थियोडोर हर्ज। इस बंदे ने इनिशिएट किया मूवमेंट को, जियोनिज्म को, है ना। और एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई बेसिल में, है ना। तो उनने क्या किया, पॉलिटिकल मूवमेंट को लॉन्च कर दिया और बोला कि पैलेस्तीन वापस चलो, ठीक ना। किसने किया ये, थियोडोर हर्ज ने। और सबसे पहले उसने ये बोला कि जितने भी रिच लोग हैं जो दुनिया में फैले रहे हैं, सबसे पहले वो जाएंगे पैलेस्तीन, है ना। फिर उसके बाद वो लैंड परचेज करेंगे, किन से, अरब पैलेस्तीन से, है ना। तो इससे क्या होगा, जो पुअर यूरोपियन रहेंगे जियो, वो भी वहाँ चले जाएंगे, सेटल हो जाएंगे पैलेस्तीन में, ऐसा चलता रहेगा। तो जितने भी दुनिया के जियो लोग हैं वो सब जाएंगे, और दुनिया के जितने भी लोग सब माइग्रेट करेंगे और पैलेस्तीन चले जाएंगे। तो ये मूवमेंट जो था 1896 से स्टार्ट हो गया था, है ना। तो जियो लोग जो थे अपना मतलब पैलेस्तीन में सेटल होने लगे थे। लेकिन मॉडर्न टाइम में क्या होता है, वर्ल्ड वॉर 1 होता है ना, किसके बीच में होता है, दो ग्रुप कंट्रीज के बीच में होता है। एक तरफ थे ब्रिटिश, फ्रांस, और दूसरी तरफ थे ऑस्ट्रेलिया, हंगरी और ऑटोमन एम्पायर, है ना, प्लस जर्मनी, है ना। तो ब्रिटिश और फ्रांस मतलब क्या होता है, ब्रिटिश और फ्रेंच ने मतलब बिगेन टू डेवलप कॉन्फिडेंस, मतलब कि वो लोग इतना ज़्यादा पावरफुल थे वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम पे कि उनने जर्मनी को आसानी से हरा दिया, है ना।
तो इससे क्या होता है कि जो ऑटोमन एम्पायर था वो भी हार जाता है वॉर में। तो ब्रिटिश और फ्रांस को 1960 के अराउंड बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस डेवलप हो गया था, है ना। उसके बाद क्या होता है, मतलब कि जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेरिटरी थी जो इसमें पाई जाती थी ऑटोमन एम्पायर, वो ऑटोमन एम्पायर था। ऑटोमन एम्पायर इतना ज़्यादा ज़रूरी था ब्रिटिश और फ्रांस के लिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऑयल की सप्लाई होती थी, यहाँ से रिच ऑयल सप्लाईज यहाँ से होती थी, है ना। तो इन लोग ने क्या किया, एक ट्रीटी साइन करते, ट्रीटी का नाम होता है सीक्रेट पाइकॉट एग्रीमेंट, एग्रीमेंट साइन करते हैं। कौन कौन, ब्रिटिश और फ्रांस। ट्रीटी का मेन मोटो यही था कि ऑटोमन एम्पायर को डिवाइड कर दिया जाए, ठीक ना। उसी में जब वर्ल्ड वॉर 1 ख़त्म होता है तो ब्रिटिश और फ्रांस वॉर जीत जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया हंगरी जो रहता है वो ब्रोकन हो जाते हैं, 5 नई कंट्रीज बनती है, ठीक ना। जब ऑस्ट्रेलिया जो रहती है ना, ऑस्ट्रेलिया ये हार जाती है और ऑस्ट्रेलिया हंगरी को टूट के 5 नई कंट्री बनती है, ठीक ना। लेकिन इससे क्या होता है, जर्मनी बहुत ज़्यादा ह्यूमिलेशन फील करने लगा। तो क्यों जर्मनी ह्यूमिलेशन फील करने लगे, क्योंकि एक ट्रीटी साइन हुई थी, ट्रीटी ऑफ वर्सलीज। इसमें इस ट्रीटी में ये बोला गया था कि जो वर्ल्ड वॉर 1 का जो रिस्पॉन्सिबल है वो जर्मनी ही है, ठीक ना। फिर इसके बाद क्या होता है, जो ब्रिटिश और फ्रांस यूएस के साथ मिलकर एक लीग ऑफ नेशन बनाते हैं। कब बनता है लीग ऑफ नेशन, लीग ऑफ नेशन बनता है अराउंड 1919 में। यूएस के प्रेसिडेंट थे उस टाइम, उनने इस चीज़ की बताया था लीग ऑफ नेशन के बारे में, उन्हीं ने स्टार्ट किया था। लेकिन इसके बाद क्या होता है, एक मैंडेट सिस्टम करके कॉन्सेप्ट आता है। इस सिस्टम में क्या होता है, आगे बताता हूँ उसके बारे में। जो ऑटोमन एम्पायर था, जब वो टेरिटरी ऑटोमन एम्पायर की ख़त्म हो जाती है, तो जो रिसोर्स थे, जो बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज थे उनके पास, तो वो इस पोजीशन में नहीं थी कि वो रिसोर्सेज को हैंडल कर पाए इफिशिएंटली। तो उससे क्या होता है कि उनको एक गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि वो युद्ध हार जाते हैं, वर्ल्ड वॉर 1 हार जाते हैं। उससे क्या होता है, उनको एक सपोर्ट, डायरेक्शन और गाइडेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी ऑटोमन एम्पायर के लिए। तो ब्रिटिश और फ्रांस ने इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, है ना। उनका ऑब्जेक्टिव यही था ब्रिटिश फ्रांस का कि ऑयल रिसोर्सेज को कंट्रोल कर लो ऑटोमन एम्पायर में जो थे, बट इनको कॉलोनाइज मत करो, इनकी टेरिटरी को, ऐसा मोटो था, ठीक ना। तो मैंडेट सिस्टम यहाँ पे एक्सेप्ट हो गया, है ना। किसने किया मैंडेट सिस्टम को एक्सेप्ट, लीग ऑफ नेशन ने किया। लीग ऑफ नेशन को बनाया ही इसलिए था कि वो वर्ल्ड वॉर 2 ना हो पाए, ठीक ना। क्योंकि क्या था, जो वर्ल्ड है ना, बहुत कैटेस्ट्रॉफिक वॉर हुआ था वर्ल्ड वॉर 1, है ना, जिसका लोगों ने रिजल्ट देखा था, है ना। तो वर्ल्ड वॉर 2 को अवॉइड करने के लिए लीग ऑफ नेशन जैसे एक इंस्टीट्यूट बना, ऑर्गेनाइज, जिस तरीके से इसका अल्टरनेट, इसका जो सक्सेसर है ये है यूएन। क्योंकि जब यूएन बना तो यूएन की वजह से वर्ल्ड वॉर 3 नहीं हुआ है, क्योंकि आइंस्टाइन जो था, अल्बर्ट आइंस्टाइन, उसने एक लाइन बोली थी कि वर्ल्ड वॉर 3 किससे होगा ये मेरे को पता नहीं, लेकिन वर्ल्ड वॉर 4 जो होगा वो पत्थर और लाठी से होगा। मतलब आप समझ सकते हो कि वर्ल्ड वॉर 3 का क्या इम्पैक्ट हो सकता है, कि दुनिया ख़त्म हो जाएगी, दुनिया के पास रिसोर्सेज ही नहीं बचेगा कोई। क्या होता है, जब मैंडेट सिस्टम, जब लीग ऑफ नेशन ने एक्सेप्ट कर लिया, है ना, तो जो सिस्टम इम्प्लीमेंट होगा वो साइकस पाइकॉट एग्रीमेंट के तहत होगा, ठीक ना। तो इसमें क्या होता है, जो ब्रिटिशर्स थे उनको इराक मिल जाता है, क्योंकि वो डिवाइड हो जाता है, पैलेस्टीन मिल जाता है, प्लस ट्रांस जॉर्डन मिल जाता है ब्रिटिश लोगों को, और फ्रांस के पास जाता है सीरिया प्लस लेबनान। ये टेरिटरी ब्रिटिश और इनके मैंडेट सिस्टम हो चुके थे, है ना, कि अब इन लोग की देख रेख ब्रिटिश या फ्रांस करेगा, जो टेरिटरी इनमें अलॉट हुई है ना। तो 1919 के बाद क्या होता है, जो पैलेस्टीन था वो ब्रिटिश का मैंडेट हो गया था, ठीक ना। इसका मतलब था कि ब्रिटिश ही मैंडेटरी पावर पैलेस्टीन में, ठीक ना, जिसकी वजह से पैलेस्तीन थे जो अरब के और जियो थे, यहाँ से जो माइग्रेशन स्टार्ट हुआ था 1896 में, ये सब जियोनिज्म से स्टार्ट हुआ था, है ना। तो 1920 में क्या होता है, जो पैलेस्तीन अरब थे, क्या होता है ये सब, तो जो मैंने बोला था ना कि आपको स्टार्टिंग होता है, जो रिच लोग थे वो सेटल होते हैं, फिर पुअर लोग जाके वहाँ भी सेटल हो जाएंगे, तो ये प्रोसेस चलती रहेगी, जियो लोग पैलेस्तीन में शिफ्ट होते रहेंगे। 1920 में क्या होता है, पैलेस्तीनियन अरब जो थे
है ना, क्योंकि जो पैलेस्तीन था वो अरबों का लैंड था, ऐसा वहाँ पे अरब लोग की मेजोरिटी ज़्यादा थी, है ना। तो पैलेस्तीन अरब ने वहाँ पे कंप्लेन करी, ब्रिटिश को रिक्वेस्ट करी कि जिस तरीके से वो पैलेस्तीन लोग एंट्री कर रहे हैं, है ना, पैलेस्तीन में जियो लोग जो एंट्री कर रहे हैं पैलेस्तीन में, उसको आप मना करो। लेकिन जो अरब लोग थे वो डिलेमा में थे, है ना, कि एक्चुअली चल क्या रहा है। तो 1920 में क्या होता है, ब्रिटिश ने बोला, उनकी बात मानते हुए कहा कि हम इनको रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं बट प्रोहिबिट नहीं कर रहे हैं, है ना। दे आर गोइंग टू रिस्ट्रिक्ट टू एंट्री ऑफ ज्यू बट नॉट प्रोहिबिट। अब इन दोनों में बहुत ज़्यादा मतलब होता है, ठीक ना। प्रोहिबिट मतलब कि आप वहाँ पे मना ही कर दो डायरेक्टली, नहीं आप एंटर कर नहीं सकते। रिस्ट्रिक्ट ऑफिशियली लोग, कुछ लोग जा सकते हैं बट सब नहीं जा सकते हैं, है ना, ऐसा था। तो जियो लोग क्या करें, उनके पास ऑप्शन आ गया था कि लीगली रिस्ट्रिक्टेड है उनके मेंबर, बट इलीगली वो लार्ज नंबर में पैलेस्टीन जा सकते हैं, है ना, इलीगली जाते थे वो लोग। तो इससे क्या होता, तो अरब जो थे इस चीज़ को पसंद नहीं कर रहे थे। तो जब वर्ल्ड वॉर 2 होता है, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद 1945 के अराउंड क्या होता है, ब्रिटिशर जो थे वो उनकी पावर कम हो गई थी क्योंकि कंट्री डीकोलोनाइज हो रही थी, ठीक ना। और मैंडेट भी था, वो ग्रेजुअली इंडिपेंडेंट हो रहे थे। जो कंट्रीज थी जो इनके मैंडेट में थे वो धीरे धीरे ग्रेजुअली इंडिपेंडेंट हो रही थी, ठीक ना। तो इससे क्या होता है, जियो प्लस अरब में फाइट हो जाती है ना। इस बट क्यों, इन्हीं में बस फाइट हो रही थी, लेकिन पूरी दुनिया में आपने देखा होगा जो नेशनलिस्ट मूवमेंट बहुत जमकर हो रहा था, ठीक ना। बट पैलेस्तीन में नहीं हो रहा था, है ना, क्योंकि पैलेस्तीन में इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था। जितनी भी अदर एरियाज थे, है ना, हर जगह नेशनल मूवमेंट था, जैसे मैं आपको बताया, सिर्फ पैलेस्तीन में नहीं होता क्योंकि इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था जियो और अरब के बीच में। इससे क्या हो, जर्मन जो है बहुत बुरी तरह ख़त्म हो गए थे, है ना, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, है ना। जर्मन तो ख़त्म हुए ही थे वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, लेकिन जो कंडीशन थी ब्रिटिश की वो वर्स्ट हो गई थी, है ना। इनके सारे रिसोर्सेज ख़त्म हो गए थे, कंट्री जो थी वो सारी डिक्लोनाइज हो गई थी, है ना। और उनको पता नहीं, कुछ नहीं था कि वो वर्ल्ड के कभी सुपर पावर भी थे, है ना। जैसे आज यूएस सुपर पावर है और चाइना टक्कर दे रहा है, ब्रिटिश भी कभी ऐसा था, है ना। तो उसकी वजह से क्या होता है, ब्रिटिश जो थी ना वो एक्सटर्नल लोन उनको बहुत चाहिए थे, मतलब उनको मॉनेटरी हेल्प की बहुत ज़्यादा ही ज़रूरत थी। तो उन लोगों ने आईएमएफ से लोन लिया, है ना। तो 1947 में क्या होता है, ब्रिटिशर ने डिसाइड किया कि अब हम पैलेस्तीन को मैंडेट नहीं मानेंगे अपना, उसने यूएन को दे दिया, है ना। तो यूएन स्पेशल कमीशन ऑन पैलेस्तीन, इसका गठन होता है ना, अराउंड 1947 में, है ना। इसको शॉर्ट फॉर्म में अपन यूएन स्कोप भी बोलते हैं, ठीक है। जो यूएन स्कोप बना था, है ना, यूएन स्पेशल कमीशन ऑन पैलेस्तीन, है ना, ये इस्टेब्लिश होता कब, 1947 में। इसके कितने मेंबर थे, 11 मेंबर थे, है ना। इसमें इंडिया भी एक मेंबर था, है ना। जिस मतलब इसने क्या किया, रिक्वेस्ट किया कंट्रीज से, है ना, जो 11 मेंबर थे, कि हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपसे कि आप एक प्रपोजल सेट करो कि हमें करना क्या है पैलेस्तीन के साथ, है ना, और हमें जनरल असेंबली में रखो, है ना, जो भी प्रपोजल है, बट उसमें वोट होगा और जो डिसीजन आएगा वही उस चीज़ को मानेंगे। तो सबसे पहले जो प्रपोजल आया था इस चीज़ का, यूएन स्कोप का, उसमें ये बोला गया था कि पैलेस्तीन का पार्टीशन कर दो, है ना, पैलेस्तीन का पार्टीशन कर दो, है ना, किसके बीच में, जियो और अरब के बीच में पैलेस्तीन का पार्टीशन कर दो। और दूसरे ने बोला, दूसरे प्रपोजल में, कि हमें एक प्रपोजल मतलब जो दिया था उन लोगों ने, उसमें बोला कि यूनाइटेड फेडरल अरब पैलेस्तीन करके एक देश बना दो, बट उनने पार्टीशन को रिजेक्ट कर दिया, है ना, क्योंकि अगर पार्टीशन करते तो वो एक रिलीजियस वे में ही, रिलीजियस ग्राउंड में वो कंट्री का जन्म होता, है ना। बट मेजोरिटी ऑफ वोटर ने ये बोला कि फेवर में थे कि पैलेस्टीन का पार्टीशन करो, है ना, जिसको मेजोरिटी प्लान बोलते हैं, है ना। जो अदर माइनॉरिटी प्लान था, है ना, उनने जो सेकंड प्रपोजल दिया था। तो यूएन में क्या होता है, दिसंबर 1947 में वर्ल्ड ने वोट किया 2 सीट, मतलब इसका मतलब ये था, क्या होता है, दिसंबर 1947 को, है ना, यूएन ने ऐसा बोला कि वर्ल्ड
नई दुनिया ने टू स्टेट सॉल्यूशन के लिए वोट किया है ना, इसमें से अरब और पैलेस्तीन का है ना। तो उनने बोला कि अरब एंड जियो पैलेस्तीन वर्क मतलब वो क्रिएट होंगे, ठीक ना, बस ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर क्रिएट होंगे दो स्टेट, है ना, क्योंकि वो मेजोरिटी लोग थे वो पैलेस्तीन के पार्टीशन में बिलीव करते थे, ठीक। तो उसमें से क्या ऐसा बोला गया कि जो एरिया है ना, वो अरब को देंगे, लेकिन अरब को हम ज़्यादा एरिया देंगे, है ना, एज कम्पेयर टू जियो, है ना। तो इजिप्ट और जॉर्डन, जिनका कोई रोल नहीं था पिक्चर में, वो भी आए और बोले कि हमें भी कुछ अमाउंट में लैंड चाहिए अरब्स के लिए, अरब पैलेस्तीन के लिए, ठीक ना। तो इजिप्ट को मिल गया गाजा स्ट्रिप, एंड जॉर्डन को मिल गया वेस्ट बैंक, ठीक। नाउ इसके बाद क्या होता है, जो ब्रिटिशर, फ्रेंच और यूएस ने हेल्प की थी जियो की, है ना, जो ब्रिटिशर थे, फ्रांस थे, फ्रेंच लोग थे और यूएस लोग थे, इन लोगों ने जियो की बहुत ज़्यादा मदद करी थी, क्योंकि शुरू ही से मैंने बोला था जियो लोग बहुत इकोनॉमिकली पावरफुल थे, तो इन लोग को फंड करते थे, ठीक ना। तो 1940 में क्या हुआ था, जब जियोस पैलेस्टीन का जन्म होता है, तो जियोस पैलेस्टीन का जब जन्म होता है ना, तो इसको इसराइल का नाम देते हैं, ठीक ना। इसमें इसराइल का जन्म कब होता है, 1948 में होता है। जो जियो पैलेस्टीन जो डिवाइड हो गई थी, जब पार्टीशन हुआ था पैलेस्तीन का, एक अरब के लोग के पास गया था, एक जियो पैलेस्तीन के पास गया था, तो जियो पैलेस्तीन आगे चल के इसराइल बना, ठीक ना, जिसका जन्म 1948 को हुआ था, जिसका नाम इसराइल रखा गया है। तो इसके बाद क्या होता है, जब इसराइल बन जाता है, तो ये चीज़ अरब कंट्री को पसंद नहीं आई है, ठीक ना। तो अरब कंट्रीज जो थी, जिसको बहुत ज़्यादा ही मतलब कि एक फीलिंग ऑफ हेट्रेड ने जन्म लिया उनके माइंड में, जो भी कंट्रीज़ थी, वो कंट्रीज़ थी इराक, सीरिया, लेबनान एंड जॉर्डन। इन कंट्री ने अटैक कर दिया किसके ऊपर, इसराइल के ऊपर, कब, 1948 में, है ना। तो इसमें क्या होता है, यूएन ने इंटरवीन किया, है ना, और ट्राई मतलब बहुत ज़्यादा कोशिश करी कि पीस को मेंटेन कर पाए, है ना। तो पीस फॉर्म हो गई थी, शांति वहाँ पे बरकरार, मतलब शांति करवा दी थी किसने, यूएन ने, किनके बीचों में, अरब और इसराइल के बीच में, कब, 1949 को, है ना। तो स्टेट जो था, है ना, चाहिए, जब पैलेस्टीन डिवाइड होता और अरब पैलेस्टीन के पास जो हिस्सा जाता है, वहाँ पर क्या बहुत सारे लोग कम थे, तो वहाँ पे एक अच्छे से स्टेट फॉर्म नहीं हो पाया था, ठीक ना। तो इस 1949 में अरब कंट्री जो अटैक किया था इसराइल पे, उसके बाद भी अरब पैलेस्टीन अच्छे से फॉर्म नहीं हो पाया था, ठीक ना। तो जो मैं इसके बाद बता रहा हूँ, इजिप्ट के बारे में आपको बता रहा हूँ। इसके बाद इजिप्ट का क्या रोल रहा है इसके बीच में। जो इजिप्ट था, है ना, वो इंडिपेंडेंट कब हुआ था, 1953 में इंडिपेंडेंट हुआ था, है ना। और उसका जो फर्स्ट रूलर था, जिसको हम नेसार बोलते हैं, ये वहाँ इजिप्ट का फर्स्ट रूलर था, ठीक ना। तो ब्रिटिशर ने क्या किया, मतलब ब्रिटिशर जो लोग थे, उनने 1890 को स्विस कैनाल बनाया, ठीक ना, जो कट ऑफ कर देता था अपन को अफ्रीका के होते हुए, अपन डायरेक्ट अरेबियन सी आ जाते, ठीक ना, रेड सी से होते हुए अपन अरेबियन सी की तरफ आ जाते हैं, ठीक ना, मेडिटेरियन सी से कनेक्ट करते हुए। तो स्यूज कैनाल यहाँ से बना, है ना। तो 1890 में जब स्यूज कैनाल बन गया, तो उसको क्रिएट किसने किया था, प्राइवेट कंपनी ने, है ना। तो प्राइवेट कंपनी बनाते हैं मतलब, तो और यस, जब ब्रिटिशर ने स्विच कैनाल बनाया, तो एक प्राइवेट कंपनी को क्रिएट किया कि इसको मैनेज कर सके, है ना। तो जो ब्रिटिशर जब ब्रिटिशर लोग ख़त्म होने लगे, ब्रिटिश लोग चले गए, है ना, जब वो कंट्री को डिकोलोनाइज कर दिए और फिर वहाँ से चले गए, तो उनने देखा इजिप्ट लोगों ने कि अभी भी वहाँ जो प्राइवेट कंपनी जो ब्रिटिश ने क्रिएट करी थी इसको मैनेज करने के लिए, अभी भी वो मैनेज कर रही है वहाँ पर। तो नसार ने ब्रिटिश से पूछा कि आप जो कंपनी यहाँ मैनेज करने के लिए बनाए हो उसको विड्रॉ कर लो, क्योंकि इसका जो मैनेजमेंट है अब मेरे हाथों में है ना। इससे क्या हो गया, नसार ने अनाउंस किया कि वहाँ पर मैसिव डैम क्रिएट करेंगे, है ना, और इसका जो कहाँ से क्रिएट करेंगे, इसको नाइल रिवर से करेंगे, ठीक ना। तो उसने इंटरनेशनल लोगों की हेल्प ली। तो 1956 में क्या होता है, जो नसार था उसने डिसाइड किया कि हम स्विस को नेशनलाइज कर देंगे, स्विस कैनाल को हम नेशनलाइज कर देंगे, ठीक ना। जब स्विस कैनाल नेशनलाइज हो जाएगी तो वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में आ जाएगी। तो नसार ने एक अनाउंस किया, नसार जो था वहाँ का फर्स्ट लीडर था जो इजिप्ट का, उसने एक रूल अनाउंस किया स्विस कैनाल के ऊपर, अगर ब्रिटिश और फ्रांस
इस कैनल को यूज़ करना चाहेंगे तो उनको 300% हाई फीस पे करनी होगी। और ऐसा बोला इजराइल को अलाउ नहीं करेंगे कि वो इस कैनल को यूज़ करे, ठीक ना। और इजराइल यहाँ से जा भी नहीं सकता, ऐसा उन्होंने बोला। तो इससे क्या हो, जो ब्रिटिश, फ्रांस और इजराइल ने किया, एक सीक्रेट मीटिंग करी कहाँ पे, फ्रांस में, और डिसाइड किया एक प्लान। तो ब्रिटिशर ने इजराइल से बोला कि अपन अटैक करते इजिप्ट पर, है ना। जब ये वॉर होगी तो ब्रिटिश का करेगा, वो कैप्चर कर लेगा कैनाल को, है ना, और अपन प्लान को इम्प्लीमेंट करेंगे 1956 में, ऐसा उन लोगों ने सोचा, ठीक ना। तो इजराइल, इजिप्ट ने वहाँ पे लड़ाई छेड़ दी, है ना। फ्रांस फ्रांस ने वहाँ पे क्या बहुत बड़ा रोल प्ले किया। बट फ्रांस से पहले जो ब्रिटिश ने क्या किया, जब इजिप्ट और इजराइल ने लड़ाई छिड़ गई वहाँ पे, उसके बाद क्या होता है, जो ब्रिटिशर ने उस कैनल को ऑक्यूपाई कर लिया। इसकी वजह से क्या होता है, यूएस जो था, यूएसए, उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। तो इजराइल बहुत ज़्यादा प्रेशर में आ गया था, है ना। तो उसने डिसाइड किया कि वो अटैक को स्टॉप कर देगा, रोक देगा, है ना। तो जो प्लान था जो ब्रिटिशर का, के सामने से मतलब इसको कर लेना है, मतलब जो स्विच कैनाल को कंट्रोल में कर लेना है, तो बट वो मान नहीं रहे थे ब्रिटिश लोग, क्योंकि ब्रिटिश लोग बहुत ज़्यादा इस पर गुस्सा हो गए थे जब उन्हें 300 टैक्स बढ़ाया था नसार ने। तो उनने फिर क्या हुआ उसके बाद, तो ब्रिटिशर ने मना कर दिया, ठीक ना, कि हम नहीं जाएंगे। लेकिन एक्चुअली क्या था ना, ब्रिटिशर लोग ने इंटरनेशनल लेवल से, इंटरनेशनल सॉरी मॉनेटरी फंड से मतलब बहुत ज़्यादा लोन लिया हुआ था, और लेना भी था उनको आगे। तो वो रिजेक्ट हो जाता अगर ये लोग युद्ध बंद नहीं करते ब्रिटिश लोग, क्योंकि ब्रिटिश लोग ने तो मना कर दिया था सामने से कि हम युद्ध को वापस नहीं लेंगे, क्योंकि उसकी जो शिप चली गई थी, नेवी चली गई थी सुएज कैनाल पे, वो वहाँ से वो वापस नहीं ले रहे थे, है ना। तो जो इससे क्या होता है कि वो बहुत ज़्यादा मतलब ब्रिटिश प्रेशर भी आ गए थे वो लोग, क्योंकि उनकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई थी आईएमएफ से, है ना। और मोरल ग्राउंड में वो मतलब मोरल ग्राउंड की वजह से ही मोरल उनके दिमाग में ज़्यादा डर पैदा हो गया था ब्रिटिश में कि अगर उनको लोन नहीं मिला तो क्या कर लेंगे, है ना। तो उन लोगों ने वो फिर रिज़ाइन दे दिया वहाँ की गवर्नमेंट ने, और फिर वो लोग इस चीज़ को, इस जो अटैक किया था इजिप्ट की, वो ख़त्म कर दिया। तो यूएस ने इसमें बहुत ज़्यादा टेंशन लिया फ्रांस की तरफ, है ना। तो इससे क्या हुआ, फ्रांस ने माफ़ी मांगी यूएस से, है ना। तो इससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा ह्यूमिलेटिंग कुछ नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ब्रिटिश, फ्रांस, इसराइल एक साथ लड़ रहे थे, इनको बहुत ज़्यादा ह्यूमिलेशन फील हुआ, है ना। और इसमें सबसे बड़ा रोल यूएस ने फॉलो किया, इसमें अटेंशन दी वर्ल्ड को कि हम भी एक सुपर पावर, जिसमें दुनिया, मतलब जिसकी वजह से दुनिया को देखा जाता है, ठीक ना। तो इसकी वजह से क्या, जो नसार था इजिप्ट का, वो एक हीरो बन गया अरब वर्ल्ड में, है ना। तो क्या होता है, अरब रियलाइज़ किया कि इसराइल के जो सपोर्टर थे ब्रिटिश और फ्रांस, वो ह्यूमिलेट हो चुके हैं, है ना, जो उनको सपोर्ट करते थे, है ना। तो और अब शायद वो ना करें, इसकी वजह से उन लोगों ने एक पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन बनाया, पीएलओ, है ना, पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन ही फॉर्म हुआ, ठीक है ना। और जो पीएलओ था, इसको सपोर्ट कौन, इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली, ये सब जो पीएलओ को सपोर्ट कर रहे थे इकोनॉमिकल, पॉलिटिकली, ये सब अरब कंट्रीज़ के लोग थे, है ना। इसका एम था कि मिलिटरीली एलिमिनेट कर दो इसराइल को, मतलब कि मिलिटरीली वे में इनको ख़त्म कर देना इसराइल को। तो 1967 में क्या होता है, इजिप्ट ने स्टार्ट किया मिलिट्री मोबिलाइजेशन, कहाँ पे, अपनी कंट्री में, है ना, टू किसको कुछ प्रोवाइड कर सके, ज़्यादा एक्सपोजर दे सके आर्मी को, है ना। बट इसराइल भी सोच रहा था कि प्लानिंग की अटैक हो रही थी उनके ऊपर, तो इसराइल ने डिसाइड किया कि वो अटैक कर देंगे, क्योंकि इन लोग को पता चल चुका था इसराइल का, जो वहाँ की एजेंसी है मौसाद, कि यहाँ पर कुछ अटैक हो सकते हैं हमारे ऊपर, है ना। तो उनने पहले ही मतलब इजिप्ट के ऊपर अटैक कर दिए कि हम इजिप्ट पे अटैक करेंगे, इजिप्ट पे, सीरिया पे और जॉर्डन पे, है ना। और उनसे हम गाज़ा स्ट्रिप ले लेंगे, ऐसा इसराइल ने सोचा, है ना। गाज़ा स्ट्रिप किसके पास थी, इजिप्ट के पास थी। गोलन हाइट किसके पास थी, सीरिया के पास थी, है ना। जो गोलन हाइट थी वो किसके पास थी, वो था सीरिया के पास थी। और वेस्ट बैंक किसके पास था, वेस्ट बैंक था जॉर्डन के पास, ठीक ना। तो क्या होता है, अरब साइड में क्या होता है, 1968 में एक इसी मैटर को लेके कि अरब में क्या चल रहा है ना, इसराइल और इन लोग के बीच में अटैक क्या हो रहा है, तो यूएन जनरल असेंबली ने एक रेजोल्यूशन पास किया कि जो भी एरिया आपने कब्जा किया इसराइल से, बोला, है ना, कि उसको आप वैकेट कर दो और आप अपनी जगह चले जाओ, जो 1967 के पहले थी। इसराइल ने मना कर दिया। फिर पीएलओ जो पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, उन लोगों ने रेडिकल मूवमेंट किया, ठीक ना।
तो उन लोग ने रेडिकल मूवमेंट अप्लाई किया और क्या वो स्नैच करने लगे एरिया, है ना, और वो वापस लेने की कोशिश करने लगे। तो 6 अक्टूबर में क्या होता है, 6 अक्टूबर में 1973 में एक न्यू ईयर डे था जियो लोगों का, जिसको बोलते हैं योम किपुर डे। सॉरी अगर प्रोनाउंसिएशन रॉन्ग हुआ है तो, है ना, इसको बोलते हैं। तो जो PLO सीरिया, लेबनान, जॉर्डन या इजिप्ट ने अटैक कर दिया किसके ऊपर, ध्यान से सुनना, जब न्यू ईयर था 6 अक्टूबर 1973 को, तो जो न्यू ईयर डे बोलते हैं योम किपुर डे को, है ना, इसराइल के जियो लोगों का न्यू ईयर होता है। इसमें क्या PLO, इसमें क्या था, PLO सीरिया, लेबनान, जॉर्डन एंड इजिप्ट ने अटैक कर दिए थे किसके ऊपर, इसराइल के ऊपर। सब एक साथ मिलकर अटैक करते हैं, ठीक है ना। तो इसमें US सामने आता है ना, US ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया इसमें। तो इसराइल को वहाँ से रेस्क्यू कराता है। और 20 अक्टूबर को क्या होता है, 6 अक्टूबर से स्टार्ट होता है, 20 अक्टूबर को क्या होता है, US एंड इसराइल जो है, इन लोग ने इंडिविजुअली डिफीट कर दिया हर एक को, PLO को भी, सीरिया को भी, लेबनान को भी, जॉर्डन को भी, इजिप्ट को भी। जब US और इसराइल ने इंडिविजुअली अरब कंट्री को डिफीट कर दिया, तो नवंबर में क्या होता है, नवंबर 1973 में जो अरब स्टेट था, जितने भी अरब स्टेट थे, है ना, उन लोगों ने क्या किया, इम्पोज कर दिया। क्या इम्पोज किया उन लोगों ने, ऑयल एम्बार्गो को इम्पोज किया, है ना, किसके ऊपर, US के ऊपर इम्पोज किया, है ना। एम्बार्गो मतलब क्या होता है, एम्बार्गो मतलब होता है कि जो एक ग्रुप होता है वो एक कलेक्टिव डिसीजन लेता है, ठीक ना। ग्रुप या कोई भी कंट्री हो सकती है जो कलेक्टिव डिसीजन लेगी कि हम ट्रेड और कॉमर्स इन एक कंट्री के साथ नहीं करेंगे और कुछ स्पेसिफिक कमोडिटी में नहीं करेंगे, ठीक ना। तो इसकी वजह से क्या होता है, इकोनॉमी थी US की बहुत ज़्यादा वीक होती जा रही थी, है ना, क्योंकि वहाँ से कोई ट्रेड हो ही नहीं रहा था अरब कंट्री की तरफ, है ना। तो उन लोग US ने अरब कंट्री को रिक्वेस्ट करी कि एम्बार्गो आप हटा दो, ठीक ना। तो 1970 में क्या हुआ, US ने ऑयल परचेज किया $2 बैरल, ठीक ना, आफ्टर नेगोशिएशन, है ना। बट वो डिमांड करने लगे $24 बैरल के हिसाब से हम ऑयल देंगे, है ना। लेकिन उसके बाद 1973 के बाद ऑयल एम्बार्गो रिमूव कर दिया है, ठीक ना। जब US ने परचेज किया था ना $2 बैरल, क्योंकि US जो परचेज कर रहा था ना, वो ऑयल जब US परचेज कर रहा था तो वो $2 बैरल पर डॉलर ले रहा था। लेकिन जब नेगोशिएशन होता, डिमांड उनने भी रखी अरब स्टेट, हम 24 बैरल पे ही ऑयल देंगे, तो ये बहुत ज़्यादा ले रहे थे वो लोग। तो 1970 क्या होता है, US ने इन्वाइट किया इसराइल को, इजिप्ट को, सीरिया को, लेबनान को, जॉर्डन को, है ना, कहाँ पे, कैंप डेविड में, US में, है ना। तो क्या होता है, जो जॉर्डन, लेबनान, सीरिया ने मना कर दिया कि हम नहीं आएंगे, ठीक ना। US ने किसको इन्वाइट किया था, इसराइल को इन्वाइट किया था, इजिप्ट को किया था, सीरिया को किया था, लेबनान को किया था, जॉर्डन को किया था, कहाँ पर, डेविड कैंप में, जो US में है ना। लेकिन क्या होता है, जॉर्डन, लेबनान और सीरिया मना कर देते हम नहीं आएंगे। तो इजिप्ट जो था किसकी लीडर में था, सादत अनवर की रूलरशिप में इजिप्ट था उस टाइम, ठीक ना। तो उसने बोला कि उसकी इकोनॉमी वीक है ना, वो बहुत बैड शेप में है ना। क्यों, क्योंकि वॉर हुआ था, 6 डे वॉर बोलते हैं जो ऊपर हुआ था, है ना, जिसमें US ने रेस्क्यू कराया था इसराइल को, है ना। इसकी वजह से उनकी इकोनॉमी कोलैप्स कर गई थी इवेंचुअली, है ना, वॉर की वजह से इसराइल की। तो उन्हें डिसाइड किया कि हम जाएंगे टॉप में, अपनी इकोनॉमी को बचाना है। तो इसराइल प्लस इजिप्ट का एक समझौता होता है जिसको पीस ट्रीटी के नाम से जाना जाता है, पीस ट्रीटी, है ना, किसके बीच में, इजिप्ट के बीच में। और दुनिया और इजिप्ट ही एक ऐसा अरब कंट्री है जिसने इसराइल देश को एक मान्यता दी। क्या हुआ था, जो जब पैलेस्तीन बना था ना, जब पैलेस्तीन बना था तो पैलेस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन जब बना था वो इजिप्ट से बना था। तो इस जब इजिप्ट ने मान्यता दे दी इसराइल को, तो जो PLO वाले लोग जो थे, तो उन लोग ने क्या किया, वो बहुत ज़्यादा अपसेट हो गए, है ना, जिसकी वजह से उन लोगों ने मतलब कि बहुत ज़्यादा जब उनको ह्यूमिलेशन फील लगा ना, तो उन लोग ने क्या किया, पैलेस्तीन के अंदर जाने लगे, पैलेस्तीन अरब लोग, है ना, जाने लगे अंदर, ठीक ना, कहाँ पे, इसराइल की तरफ से। तो लेकिन क्या हुआ, वहाँ के लोग जाने लगे, है ना,
इसमें क्या होता कि जो पैलेस्तीन अरब थे ना वो गाज़ा स्ट्रिप में रहने लगे थे और वेस्ट बैंक की तरफ रहने लगे थे। इसमें क्या हुआ कि जो फर्स्ट अरब अपराइजिंग होती है, मतलब सबसे ज़्यादा विद्रोह यही हुआ था फर्स्ट अरब लोगों का, ठीक ना। इसमें क्या होता है, पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट हो रहा था लोगों का, ठीक ना, है ना। तो यहाँ पर कहाँ पर हुई थी जो अरब लोगों का जो झगड़ा हो रहा था, अरब पैलेस्तीन और जो लोगों का, वो गाज़ा स्ट्रिप में हो रहा था, वेस्ट बैंक में हो रहा था, ठीक ना। इसको फर्स्ट इंटीफेडा बोलते हैं, ठीक ना, अरब स्टेट का जहाँ रिवोल्ट हो रहा था, ठीक ना। ये जो फर्स्ट अपराइजिंग थी ना, ये पीपल ने किया था, लोगों ने किया था, है ना। क्या होता, पहले जो कंट्रीज थी ना वो खुद ही लड़ती थी, वहाँ के सैनिक लोग लड़ते थे, ठीक ना। तो इसराइल ने इस चीज़ को दबाने के लिए क्या किया, कुछ लोगों को हाइड कर दिया, ठीक ना। सॉरी, जब इसराइल ने जब डिसाइड किया कि हम इस चीज़ को सप्रेस करेंगे, क्योंकि अरब लोग उनके गाज़ा स्ट्रिप और वेस्ट बैंक की तरफ जा चुके थे, तो कुछ जियो के पीपल लोग थे वो छुप गए थे, लेकिन जो अरब पैलेस्टीन थे ना गाज़ा स्ट्रिप के और वेस्ट बैंक में, वो उस चीज़ को देख लेते हैं, ठीक ना, हाइडिंग फॉर्म। और जो हमास ऑर्गेनाइजेशन वहीं से डेवलप हुआ, जो बहुत ज़्यादा एक आतंकवादी संगठन बोल सकते हैं, वो छुप के वार करता था, ठीक ना, वो क्योंकि उसका अल्टीमेट वो था मिलिट्रीली एलिमिनेट करके इसराइल को, तो वो छुप छुप के लोगों को मारता था। 1989 में क्या होता है, जब कोल्ड वॉर ख़त्म हो जाता है, तो 1993 को क्या होता है, यूएस इनवाइट करता है इसराइल को एंड पीएलओ को, है ना, वही पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन को, है ना, ओस्लो में बुलाया इन दोनों को, है ना। तो पीएलओ को जो लीड करा था उस टाइम वो यसीर अराफत था, है ना। इसको बोला गया कि हम, मतलब कि जब ये ट्रीटी साइन हो रही थी, ओस्लो अकॉर्ड बोलते इसको, कि हम गाज़ा स्ट्रिप दे देंगे किसको, यसीर अराफत को, ठीक ना, पीएलओ को दे देंगे, और वेस्ट बैंक उसने, मतलब जब ये ट्रीटी साइन हो रही थी ना, तो ये यसीर अराफत लीड कर रहा था पीएलओ को, है ना, और एक दूसरी तरफ इसराइल था। तो जब ये साइन हो रहा था, जब यूएस ने इनवाइट किया था, तो यही हुआ कि हम मतलब कि गाज़ा स्ट्रिप और वेस्ट बैंक दे देंगे किसको, पीएलओ को, ठीक ना, पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन को, ठीक ना। तो इसके बाद जो मेन, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताया था, 1993 में जब ओस्लो अकॉर्ड साइन होता है ना, तो लैंड एग्रीमेंट साइन हुआ था इसमें। तो इसराइल ने प्रॉमिस किया था कि हम विड्रॉ कर लेंगे प्रेजेंट से अगले 5 सालों में, ठीक ना, है ना, हम वहाँ से खींच लेंगे जो भी हमने गाज़ा, ये सब स्ट्रिप, गाज़ा स्ट्रिप और वेस्ट बैंक हथियार लिया था ना, तो वो हम वापस कर देंगे। लेकिन पीएलओ ने फिर क्या किया, एक जो पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन था, है ना, उसने मतलब कि क्रिएट किया न्यू डिप्लोमेटिक बॉडी को, जिसको बोलते हैं पैलेस्टीन अथॉरिटी, है ना, और न्यू पार्टी भी वहाँ पे फॉर्म होती है, पॉलिटिकल पार्टी, न्यू पॉलिटिकल पार्टी भी फॉर्म होती है ना, पीएलओ के जो तरफ से जो कर रहे थे, है ना, तो उसका नाम रख देते लोग फतेह। तो 1998 में क्या होता है, इसराइल ने मना कर दिया कि हम टेरिटरी को वैकेट नहीं करेंगे, ठीक ना, जो ओस्लो अकॉर्ड में साइन हुआ था, ठीक ना। लेकिन 2000 में क्या होता है, इसराइल ने प्रॉमिस किया कि हम 2005 तक वो टेरिटरी को खाली कर देंगे, ठीक ना। बट 2005 के बाद क्या होता है, इसराइल ने वैकेट कर दिया टेरिटरी को, खाली कर दिया। इलेक्शन होते हैं अरब पैलेस्तीन में, है ना, 2006 में, है ना, अरब पैलेस्तीन में इलेक्शन होते हैं, तो कहाँ पे, कब, 2006 में। तो जो मेन पार्टी कंटेस्ट कर रही थी ना वो फतेह थी, है ना। फतेह किसने बनवाया था, फतेह एक पॉलिटिकल पार्टी थी, जस्ट मैंने अभी बताया, ठीक ना। तो कंटेस्ट करी थी फतेह, बट हमास भी और डिसाइडेबल है कि हम भी इलेक्शन लड़ेंगे, ठीक ना। हमास कौन है, एक आतंकी संगठन ही बोल सकते हो, जो लोगों को मार रहा था, है ना, ये गाज़ा स्ट्रिप वेस्ट बैंक में छुप छुप के, ठीक ना। तो यसीर अराफत जो था, है ना, जो पीएलए को लीड कर रहा था, 2004 में उसकी डेथ हो जाती है। तो जो मोहम्मद अब्बास, सॉरी मैं शुरू से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जो मोहम्मद अब्बास की जो पॉलिटिकल पार्टी थी ना, जब क्या होता है यसीर अराफत की डेथ हो जाती है 2004 में, है ना, तो मोहम्मद अब्बास क्या हेड करता है फतेह को, जो पॉलिटिकल पार्टी थी, ठीक ना। और 2005 में क्या होता है, इसराइल ने मतलब टेरिटरी को वैकेट कर दिया था, है ना, जो लोग ने गाज़ा स्ट्रिप और वेस्ट बैंक को अपनाया था ना, वो उन लोगों ने छोड़ दिया, है ना। तो उसके बाद क्या, खालिद मसाल जो था, है ना, वो हमास का लीडर बन जाता है। तो हमास इलेक्शन जीत जाती है, क्योंकि इलेक्शन कंडक्ट होता है जिसमें हमास और फतेह दोनों में कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा हो जाता है, और दोनों ने बोला कि हम मतलब इस चीज़ को हम भी इलेक्शन लड़ेंगे, ठीक ना। लेकिन क्या हुआ, इसमें जब कॉन्फ्लिक्ट बढ़ रहा था, तो सऊदी अरब ने क्या किया, इनवाइट किया हमास और फतेह को कि तुम होली सिटी मक्का आओ, नेगोशिएशन करो और एक यूनिटी नेशनल गवर्नमेंट फॉर्म करो, है ना। तो हमास फतेह दोनों साथ में आ जाते हैं। 2000 जो हमास और फतेह था ना, वो साथ रहते, कब, 2008 में साथ में आ जाते, लेकिन ये पार्टी टूट जाती है, 2009 में ही ब्रेकआउट हो जाता है, ठीक ना। तो जो इसराइल ने लैंड दिया था अरब पैलेस्तीन को,
दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। तो हमास जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन था वो था, उसने किसको ऑक्यूपाई कर लिया, गाज़ा स्ट्रिप को, है ना। और जो फतेह था उसने ऑक्यूपाई कर लिया वेस्ट बैंक को। और एक चीज़ आज भी चली आ रही है ना। और हमास आज मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है, बट जो फतेह है वो कम्प्लीटली न्यूट्रलाइज है ना। इसराइल जो है इलीगली ऑक्यूपाई करने में लगा है एरिया को, वेस्ट बैंक को, है ना। वो वायलेशन कर रहा है बहुत सारे ट्रीटी को, ठीक ना, जैसे कि जिनेवा कन्वेंशन को भी वायलेट कर रहा है, ठीक ना। इवन उन्नी गोलन हाइट को इसराइल ने अभी भी कब्जा करके रखा है। एंड मैं नेक्स्ट लेक्चर जो इसका बनाऊंगा वो सिर्फ करंट अफेयर पे रहेगा कि इसराइल और इंडिया का क्या रिलेशन है। ये मैंने जो भी अभी पढ़ा वो एक स्टैटिक हिस्ट्री है इसराइल का, है ना, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। नेक्स्ट लेक्चर में जब मैं करंट अफेयर बताऊंगा तो ईच एंड एवरीथिंग वहाँ पे मैं डिस्कस करूँगा, है ना। तो इससे क्या होगा, और इसकी जो पीडीएफ है आप जस्ट मैसेज कर देना, तो इसकी मैं पीडीएफ बना के भेज दूंगा, है ना। क्योंकि ये जो है सुनने के लिए है, मतलब जस्ट आप इसको सुने समझे, और हो सके तो आप खुद के नोट्स बनाइए, क्योंकि ये मैंने पूरी ब्रीफ हिस्ट्री दे दी है इंडिया इसराइल के रिलेशन के बारे में। या अभी मैंने इसराइल की हिस्ट्री बताई, इंडिया की हिस्ट्री इसराइल के साथ मैं बताऊँगा, क्योंकि अब जस्ट मैं 1 मिनट और लूँगा इसमें लेक्चर में। क्या होता है कि मोदी अभी जब नेफ्तली बेनेट था, वहाँ का जो नया प्राइम मिनिस्टर बना है इसराइल का, है ना, तो वो राइटिस्ट पार्टी को बिलोंग करते हैं लोग, है ना। और बीजेपी भी राइटिस्ट पार्टी है इंडिया में। मोदी और जो नेतन्याहू थे, जो पुराने प्रेसिडेंट थे, है ना, उनकी दोस्ती बहुत गहरी थी। लेकिन नेफ्तली बेनेट जो अभी नए प्राइम मिनिस्टर है वहाँ के, उनने अभी बोला कि हिंदुस्तान का और इसराइल का बच्चा बच्चा जानता है कि सबसे इसराइल का सबसे ज़्यादा दोस्त कौन है, तो यही आंसर आता है कि भारत है। ऐसा नेफ्तली बेनेट बोले हैं। तो इससे आप समझ सकते हो कि इंडिया इसराइल का रिलेशन कितना स्ट्रॉन्ग है। क्योंकि क्या होता है, इंडिया ने कभी इसराइल को एक्सेप्ट नहीं किया, इंडिया ने कभी इसराइल को एक्सेप्ट नहीं किया, और इंडिया हमेशा पैलेस्टीन का सपोर्ट करता था। लेकिन टाइम, सिचुएशन और सिनेरियो ऐसी कुछ चीज़ें होती है कि हमें किसी ना किसी की तरफ डाइवर्ट कर देती है। आज इसराइल हमारा जो है सबसे अच्छा डिफेंस पार्टनर है ना। और सबसे ज़्यादा जो सपोर्ट करता है इसराइली हमें कर रहा है ना। सो थैंक यू वेरी मच इस लेक्चर को सुनने के लिए। एंड नेक्स्ट लेक्चर में मैं करंट अफेयर डिस्कस करूँगा जो इंडिया इसराइल के रिलेशन से रहेगा। थैंक यू वेरी मच।